कि एग्जाम में एक एक नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। बाहर बैठकर तो मुंह कोई भी चला देता है मेरे दोस्त, लेकिन जो एक एक नंबर कैसे लाया जाता है, एक एक नंबर के पीछे कितने दिनों की, कितने सालों की, दिन रात की मेहनत होती है, ये वही बच्चा समझ सकता है जिसने मेहनत करी है, जो एग्जाम दे के आया है। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों जितनी भी बात करेंगे ना, पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, नो बकवास दोस्तों, सीधी काम की बात करेंगे। बेसिकली दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल का टायर 1 चल रहा है, जो कि 9 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक चलने वाला है। ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि हमें टायर 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कि मेंस की प्रिपरेशन के लिए कितना सेफ स्कोर हो सकता है। तो बेसिकली दोस्तों जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, 100% जेन्युइन चीज बताऊंगा, किसी भी आपको गलत दिशा में नहीं लेके जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो रियल चीजें होती है ना, वो आपको समझनी चाहिए। जैसे कि भाई देखो, एक स्टूडेंट जब अपना एग्जाम देता है, ठीक है, तो अगर उसको कोई टीचर ये बोल दे कि तेरा पेपर तो यार इजी था और तू ही कम अटेम्प्ट करके आया है, तो कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट का दिल टूट जाता है। इस बात को आप भी मानोगे, नहीं मानोगे? बिल्कुल। अब यार एक बात बताओ, जब पेपर का लेवल ही मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, ठीक है, और हर बच्चा जो पेपर दे के आ रहा है उसका कुछ ना कुछ, देखो पहली बात तो ये होती है कि जब भी कोई एग्जाम होता है तो एग्जाम एक शिफ्ट से ज्यादा शिफ्टों में होता है, इस चीज का सबको पता है, आपको भी पता है। ठीक है। तो हो सकता है किसी की शिफ्ट का लेवल थोड़ा डाउन हो, किसी का थोड़ा अप हो, तो ये चीजें चलती रहती है। तो इस चीज का जो निवारण है वो है दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन। लेकिन भाई मान के चलो आपने किसी एक्स शिफ्ट में एग्जाम दिया, ठीक है, और आपने मान के चलो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब वहां से आके आप बाहर जैसे ही आए, तो बाहर हमेशा हवाबाज बच्चे मिलते हैं, क्या बोलेंगे? मैंने 80 किए हैं, मैंने 85 किए हैं, मैंने 90 किए हैं। ठीक है। इस तरीके के अटेम्प्ट बाहर बच्चे बताते हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं होती। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कुछ बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं ये बात सुनते हैं कि भाई उसने 90 किए हैं, यार मैं तो 70 ही करके आया हूँ। लेकिन भाई आपके 70 में और उसके 90 में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? कुछ आपको वहां लिखना तो है नहीं, सिर्फ आपको वहां टिक ही तो करना होता है। ठीक है। बस। तो लेकिन यार सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो टीचर होता है वो एकदम से अगर ऐसे बोल दे कि यार पेपर तो बहुत इजी था, तेरा ही कहीं ना कहीं क्या हुआ है, पेपर तुम्हारा क्या है, डाउन रहा है, तो यार दिक्कत हो जाती है। ठीक है। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात क्या है कि एक टीचर में और एक स्टूडेंट में फर्क होता है, क्योंकि जो कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, वो तैयारी करके ज्यादा एक साल या 6 महीने की उसकी तैयारी होगी। लेकिन जो एक टीचर होता है ना, हो सकता है कि वो डेली एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हो। अब टीचर्स क्या करते हैं, अपना सब्जेक्ट देखेंगे, अरे ये तो इजी था तो इजी बता देंगे। लेकिन भाई टीचर तो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाता है और उसे इजी बता देता है, लेकिन उस स्टूडेंट के बारे में तो सोचिए जो सारे सब्जेक्ट को, 4 सब्जेक्टों को करना है। आप तो एक सब्जेक्ट को बता रहे हो कि ये तो इजी था, ऐसे हो जाता वैसे हो जाता। लेकिन भाई साहब, जो कैंडिडेट एग्जाम देने जाता है ना, उसको चारों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है। उसके एक सब्जेक्ट इजी होने से कोई प्रभाव फर्क फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे चारों जो आपके सब्जेक्ट है ना उनमें अच्छा करना होता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं एकदम से किसी भी टीचर के लिए ये कह देना कि तेरा पेपर इजी था, ये मेरी नजर में गलत होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि भाई चलो मैथ इजी आ गई हो, तो रीजनिंग में 2 4 क्वेश्चन अप डाउन होंगे। ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट को बोल सकते हो, लेकिन पूरे एग्जाम को का लेवल आपको, उसका आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ अप डाउन चीजें रहती है। ठीक है। तो इस चीज से फर्क क्या पड़ता है? इस चीज से दोस्तों बच्चे का जो मनोबल है ना वो टूट जाता है। क्या सोचता है वो, यार तुझसे तो मेंस, तूने प्री में इतनी मेहनत करी थी, तुझसे वहीं कुछ नहीं हो पाया, तू मेंस में क्या कर लेगा? तो उसके मन में ये थॉट आने लगते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। बेशक आपका जो अटेम्प्ट है ना वो डाउन हो, उससे प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे का जो मोटिवेशन है ना, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नहीं गिरना चाहिए। ठीक है। अब देखिए बेसिकली 4 तरह के स्टूडेंट हैं जो ज्यादातर एक्टिव हैं। पहले तो वो हैं जिनका प्री तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो मेंस की अभी तैयारी नहीं कर रहे। वो क्या सोच के बैठे हुए हैं कि जब हमारा प्री का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे स्टार्ट, जो कि एक बहुत गलत दिशा है आपके लिए और बहुत गलत डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हैं। दूसरा कैंडिडेट वो होता है, उसने फॉर्म तो भर दिया, पेपर भी वो देने चला गया, लेकिन भाई उसने क्या है, अपनी किस्मत के भरोसे। ठीक है। ना तो उसका प्री में होगा ना मेंस होगा। ऐसे बच्चे लगभग 50% होते हैं। अगर आपकी 34 लाख 35 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं 36 लाख में, ठीक है, तो उसमें से 50% आंकड़ा मान लो, 15 से 16 लाख बच्चा आपको ऐसा मिलेगा जिसका ना तो प्री में होगा ना मेंस में होगा, जिसने सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए, किस्मत आजमाने के लिए, घर के जो बड़े होते हैं वो कह देते हैं कि भाई फॉर्म
निकल रहा है, भर दिया, लेकिन तैयारी वाली कुछ करी नहीं। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। इसके अंदर आपको मिलता है 2450 से भी ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ ही 3 सोल्ड पेपर विद चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी दोस्तों जितने भी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, वो सारी चीजें आपको यहाँ मिलती है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर एनटीपीसी का सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न विद दोस्तों सारी टॉपिक वाइज चीजें, सब्जेक्ट वाइज चीजें दी हुई हैं, जो कि सीधे तौर पर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। दोस्तों यदि आप भी इस बार रेलवे एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं कम से कम पढ़ के अपनी अच्छी तैयारी कर लूं, तो ये आपके लिए बेस्ट कंटेंट हो सकता है। और दोस्तों इसके अंदर आपको सॉल्यूशन भी काफी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप कितना टाइम दोस्तों बचा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन की ही रेलवे एनटीपीसी की और भी बुक्स आती हैं, जैसे आपकी रेलवे रीजनिंग है, रेलवे मैथ्स है, रेलवे जीके है। इसके अंदर आपको लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह दिया हुआ है, जो कि बार बार क्वेश्चन पेपर में आते हैं। दोस्तों इन किताबों से आपकी तैयारी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इन किताबों को जरूर मंगा लेना। मैंने इन किताबों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी हुई है, तो जाइए फटाफट बुक कर लीजिए दोस्तों। नहीं है ठीक है, तो ये आंकड़ा 50% होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने प्री की तो तैयारी अच्छी करी नहीं है, ठीक है, उन्होंने कहा प्री तो ऐसे ही निकल जाएगा, वो मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं, प्री तो निकलेगा नहीं लेकिन मेंस का जो है निकल जाएगा, क्योंकि वो तैयारी में लगे हुए तगड़ी ना भी सही। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी जो स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, वो स्टार्टिंग से करके रखते हैं, उनका प्री में भी हो जाता है, मेंस में भी आ जाता है। अब सबसे ज्यादा जो बच्चा एक्टिव है, ठीक है, जो कि उस कैटेगरी में तो आता नहीं है कि भाई जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी उसको तो छोड़ दो, ठीक है, वो बच्चा जिसका प्री में तो हो जाएगा लेकिन मेंस के लिए वो परेशान है, जगह जगह वीडियो देख रहा है, मुझे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो बेसिकली ये वीडियो भी उसी के लिए है। ठीक है, वो क्या सोचता है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिलेंगे, मेरी शिफ्ट का लेवल कैसा रहा है, मेरी शिफ्ट में कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, तो ये सारे XYZ क्वेश्चन के दिमाग में चलते रहेंगे। लेकिन भाई जब आपका रिजल्ट आएगा ना और आप प्री के लिए प्री में क्वालिफाई हो जाएंगे और मेंस की आपने तैयारी नहीं की होगी, तो भाई दिक्कत आपको बाद में आएगी। क्योंकि मैं बात रियलिटी अगर आपको बताऊं ना, तो कोई भी एग्जाम लेवल हो, चाहे दोस्तों मॉडरेट हो, डिफिकल्ट हो या इजी हो, ये तीनों ही बेसिकली लेवल होते हैं। कोई सी अगर इजी रही है, कोई डिफिकल्ट रही है, कोई मॉडरेट रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं तो हमारे कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट में देते थे तो उनका स्कोर अच्छा आ जाता था, ठीक है, लेकिन अब वो पेपर दे के आए हैं तो उनका थोड़ा डाउन है, तो वो परेशान है। तो दोस्त इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो तो पेपर का लेवल है जिसकी वजह से अप डाउन चलता रहता है। दूसरी चीज को समझिए, जो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा, साथ ही ये आपके मेंस के लिए भी काम करेगी, साथ ही ये दोस्तों आपके अदर एग्जाम के लिए भी काम करेगी, चाहे आप कहीं से भी जो है तैयारी कर रहे हो। देखिए आप लोग अपनी तैयारी को चेक करने के लिए मॉक टेस्ट देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं बेसिकली, ठीक है, ये बात आपको पता है, जी हाँ बिल्कुल। अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि देखो, मान के चलो आप कहीं से तैयारी कर रहे हो एक्स चैनल से और उसी के आप मॉक टेस्ट दे दो, तो उसमें जो आपका स्कोर है ना अच्छा आएगा, और उसके अलावा मान के चलो आप तैयारी कहीं और से कर रहे हो, मॉक टेस्ट आप कहीं और का दोगे तो वहां आपका डाउन आएगा। वो तो ये वाली बात हो गई कि आप जिस टीचर के पास तैयारी कर रहे हो वो ही अगर आपका टेस्ट देगा तो वो तो वही क्वेश्चन एग्जाम में डालेगा जो कि वो खुद पढ़ा रहा है, लेकिन भाई उस चीज से फर्क क्या पड़ेगा, उससे ये फर्क पड़ेगा कि आपको वहां पे ये लगेगा कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, आप मेहनत कम करने लगोगे। ठीक है, अगर मान के चलो आपका अच्छा स्कोर आने लग जाए, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मैं जहां से तैयारी कर रहा हूँ ना ये क्वेश्चन मुझे वहीं से मिल रहे हैं। अगर आपको सच में अपनी तैयारी को चेक करना है, जांचना है कि मैं किस लेवल पर हूँ, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे जाओ जो आपको अच्छा लगे, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, जो आपको अच्छा लगे बस वहां कम करो, जहां से आप तैयारी कर रहे हैं उनके मॉक टेस्ट कम दो, किसी अदर पे चले जाओ, ठीक है, आपने और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, तो वहां अपनी तैयारी को आप चेक कीजिए, वहां रियलिटी आपको पता चलेगी। और दोस्तों 99% लोगों के साथ ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा, वो बोलते हैं कि यार मेरे मॉक टेस्ट में तो इतने अच्छे क्वेश्चन आते थे, इतना अच्छा मेरा स्कोर रहता था, और रियल पेपर में यार मेरे साथ ये क्या हुआ। तो ये वही फैक्ट होता है, ये एक सबसे बड़ा फैक्ट दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जिस टीचर से आप तैयारी कर रहे हैं और उसी के हाथ का मॉक टेस्ट देने में फर्क होता है। आपको कोई तैयारी चेक करनी है तो उसके अलावा दूसरे टीचर के पास जाइए, किसी और का
टेस्ट सीरीज दीजिए, आपको रियलिटी पता चल जाएगी। अब बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहे हैं कि आप हम सर कैटेगरी वाइज बताइए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, यानी हम कितने क्वेश्चन पर सेफ हैं और ये हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि हम मेंस की जो तैयारी है वो अच्छे से स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों देखो, मैं आपको बता दूं, कोई भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी दोस्तों आप ही के बीच में से हूँ। ठीक है, लेकिन ये है दोस्तों, लगभग 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाते हुए, और चीजें देखी हैं बहुत सारी, खुद भी एग्जाम क्रैक किए हैं और अभी रेलवे एनटीपीसी की पोस्ट पर भी है। ठीक है, तो उस चीज से फर्क पड़ जाता है थोड़ा सा। 2019 आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्टेड भी हूँ मैं। ठीक है, और एसएससी दिल्ली पुलिस 2020 में, तो जो जो चीजें मैंने देखी हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। और दोस्तों बिल्कुल हवा में तीर मारने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी। जो रियलिटी है वो मैं आपके सामने जाहिर करूंगा। देखो दोस्तों, जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनती है या जो रियल कट ऑफ बनती है, वो दो तीन चीजों से मिलकर बनती है। पहला तो होता है दोस्तों आपका रो मार्क्स। रो मार्क्स क्या होता है? जो आप अपना क्वेश्चन जो पेपर करके आते हो, एक्चुअल में जो आपका रियल मार्क्स जो होते हैं, वो जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रो मार्क्स बोलते हैं, जो कि बिना उसमें नॉर्मलाइजेशन हुए जो रियल आपका स्कोर होता है। ठीक है, प्लस में क्या होता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है, तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं, बोनस मार्क्स। उसके अलावा दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ बहुत बढ़ती है। बहुत सारे दोस्तों के ये भी डाउट रहते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपके भी दिमाग में होंगे। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में लगभग अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, तो कम से भी कम 30-30 नंबर तक भी मिल जाते हैं। ये सच्चाई है भाई। मेरे रेलवे एनटीपीसी में सीबीटी 1 में खुद 20 नंबर बढ़ गए थे, एसएससी में दोस्तों लगभग 14 नंबर बढ़े थे। तो ये होता है। ठीक है, और आपको ये चीज माननी पड़ेगी। लेकिन भाई साहब, सबसे पहले तो आपका रो मार्क्स, अब ऐसा तो है नहीं कि आप 20 क्वेश्चन कर पाओगे, 30 कर पाओगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सिक्योरिटी नहीं है दोस्तों। कम से कम आपको अपनी बेस तो तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों अगर मकान आपको बनाना है तो नींव तो दोस्तों अच्छी बनानी ही पड़ेगी। तो जो रो मार्क्स आपका होता है ना, वो एक तरह से आपकी नींव ही होती है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हो ना हो, आपको उस पर विश्वास ही नहीं करना, आपको उस पर जो है भरोसा ही नहीं करना, ना ही दोस्तों आप उसके भरोसे जाना। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का किसी को पता नहीं है किसके कितने नंबर बढ़ेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। तो अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, रियलिटी तो ये है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी वो किसी के कहने में मत आओ कि वो तो ये कह रहा है इतनी कट ऑफ जाएगी, वो ये कह रहा है इतनी कट ऑफ जाएगी। भाई दुनिया है, बात बनाती है, जितने मुंह उतनी बात होती है, कि ये मुहावरा है, आपने सुना होगा। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि एग्जाम में एक एक नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। बाहर बैठकर तो मुंह कोई भी चला देता है मेरे दोस्त, लेकिन जो एक एक नंबर कैसे लाया जाता है, एक एक नंबर के पीछे कितने दिनों की, कितने सालों की, दिन रात की मेहनत होती है, ये वही बच्चा समझ सकता है जिसने मेहनत करी है, जो एग्जाम दे के आया है। ठीक है, और आप एकदम से ये बोल देते हो, अरे यार मैंने तो 80 क्वेश्चन कर दिए, और एकदम से उसका दिल तोड़ देते हो, यार पेपर तो इजी था। यार पेपर का इजी का मतलब क्या बनता है कि पूरा पेपर इजी था? लेकिन भाई आप एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, ठीक है, उसके अलावा भी तो 3 सब्जेक्ट है। अब हर सब्जेक्ट तो दोस्तों इजी नहीं आ सकता, ये तो सबको पता है। या तो मैथ में 2 अप डाउन होता है, या रीजनिंग में अप डाउन होता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। टीचर भी सारे ही अच्छे हैं बेसिकली, बस वो ये कोशिश करते हैं कि बच्चा कभी भी पेपर को ये ना समझे कि पेपर ज्यादा डिफिकल्ट आता है, इसलिए वो बच्चे के दिमाग में इतनी सी बात डालने की कोशिश करते हैं कि पेपर इजी आते हैं और कम तैयारी में निकल जाते हैं। लेकिन ये बात दोस्तों जब तक चलती है, जब पेपर नहीं होता, जब पेपर हो जाता है ना, तो एक्चुअल में पेपर का लेवल क्या है वो चीजें समझाई जाएंगी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके कमेंट्स आए थे कि सर मैंने दिन रात मेहनत करी थी और मैंने पेपर दिया, मेरा इतना टाइम रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, और मेरे सर भी ये बोल रहे हैं पेपर तो बहुत इजी था, तो तूने इतना कम कैसे टाइम कर लिया। लेकिन भाई रियलिटी देखी जाए तो पेपर का लेवल मॉडरेट था, और अभी भी दोस्तों मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ ही एग्जाम आपका दोस्तों चल रहा है बेसिकली, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं। ठीक है, तो बात अभी ये आ जाती है कि कितने नंबर पर हम अपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जनरल कैटेगरी में जो मुझे लगता है कि 130 132 रहेगा। ओबीसी की अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ तो लगभग 122 से 125 के आसपास। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का भी आप लगभग 120 से 124 के आसपास मान सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो एसटी कैटेगरी है, जो मुझे लगता है 114 से
18 के आसपास रहेगा, और जो दोस्तों एसटी है वो लगभग 104 से 108 के आसपास जो मुझे रियलिटी देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, इतने पर आप क्वालिफाई हो जाएंगे, फिजिकल की तैयारी, सॉरी, अपने मेंस की प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से। ठीक है, और अभी से कीजिए, क्योंकि बाद में फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा चीज पढ़ेंगे, वही चीज पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं दोस्तों वो काम में ही आएगी। और रियलिटी तो ये है भाई, जो बच्चा सिलेक्शन लेगा ना वो तैयारी में लगा हुआ है। ठीक है, और मुझे लगता है आप भी उन्हीं बच्चों में से हो जो कि कंफ्यूजन में है कि सर मेरा प्री तो हो जाएगा, लेकिन मेंस की तैयारी में करूँ ना या करूँ, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो एक बार लास्ट आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चाहे कुछ भी करो, वीडियो देखो, कुछ भी करो, लेकिन अपने मेंस की प्रिपरेशन भी दोस्तों साथ के साथ करो। ठीक है, और आपकी बहुत अच्छी वैकेंसी है, लगभग 17,000 के आसपास, 17,727 समथिंग है। बहुत अच्छी पोस्ट है, और इस बार सिलेक्शन ले लो। दोस्त चैनल पर आए हो पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।